नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीएसए गवर्नमेंट जॉब न्यूज पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि करंट अफेयर की क्लास हर रोज सुबह 8 बजे आप लोग की होती है और आज इस सीरीज का पार्ट नंबर 57 है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो ये जो क्लास है आप लोग के आगामी सभी परीक्षाएं जैसे कि एमटीएस, जीडी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई, पीटी और भी जो आपके एग्जाम है उसके लिए मैंने करंट अफेयर की तड़का सीरीज शुरू की थी। और इसमें हम लोग अभी जो है 1 जुलाई 2020 से सारे क्वेश्चंस को देख रहे थे और अब तक आप लोग के जो है दिसंबर 2020 तक के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग अगले सेट में जो है जनवरी से लेकर हम लोग अब जो है आज तक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आगे मैं आप लोग को इसी सीरीज में प्रोवाइड कराऊंगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे। इसलिए जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बाकी जो लोग क्लास में आते हैं वो डेली सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्लास में जरूर आए कीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। जय बीएसए क्लास, और करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत कौन सा देश सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है जिस पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है? बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। तो अगर आपका आंसर आ रहा है चीन, तो बिल्कुल राइट है। आपका सही जवाब हो जाएगा चीन। तो चीन ने 14वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात कही। चीन ने सरकारी मीडिया से 29 नवंबर को इसकी जानकारी दी थी। उनका दावा है कि इस बांध के बनने से दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग के रास्ते खुलेंगे, ठीक है ना। चूंकि बांग्लादेश और भारत दोनों ही इस नदी का पानी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए भारत ने जो है चीन से ट्रांस बॉर्डर नदी समझौते का पालन करने को कहा है। तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट है। जैसा कि पेपर में कई बार क्वेश्चन बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, ठीक है, आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है और तिब्बत में घूमती हुई ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में जाती है, ठीक है ना। और तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? आपको पता होगा यारलुंग तसांगपो, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। यारलुंग, नोट कर लीजिए, यारलुंग तसांगपो, 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 ठीक है ना, तसांगपो के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, बाटा के ग्लोबल सीईओ कौन है? प्यारे मित्रों बताइए, बाटा के ग्लोबल सीईओ कौन है? अजय बंगा, संदीप कटारिया, लक्ष्मण नरसिम्हन, वसंत नरसिम्हन। सही जवाब हो जाएगा आपका संदीप कटारिया, ठीक है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बाटा के ग्लोबल सीईओ, ये संदीप कटारिया है। बाटा की बात करेंगे, स्विट्जरलैंड की जूता कंपनी बाटा के लिए भारत जो है टॉप मार्केट है। इस कंपनी का जो गठन है 1894 में किया गया। इसका मुख्यालय जो है लुसाने में है। बाटा का कारोबार जो है 70 से भी ज़्यादा देशों में फैला हुआ है और उसके कर्मचारी करीब 35,000 के करीब है। और कंपनी रोजाना जो है 10 लाख से भी ज़्यादा उपभोक्ताओं को जूते बेचती है। ओके। तो कंपनी, अगर हम बाटा की बात करेंगे, एक बात ये नोट कर लीजिएगा कि बाटा जो है, इस कंपनी का जो गठन है ये 1894 में किया गया था। और दूसरी बात ये कि इसका मुख्यालय जो है आपका लुसाने में है। इसका मुख्यालय कहां पर है आपका? लुसाने में है। चलिए, फीचर फिल्म श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को एंट्री मिली? द पिंक स्काई, जल्लीकट्टू, डिसाइपल या फिर विगाथा कुमरम। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जल्लीकट्टू, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, 93वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की ओर से जल्लीकट्टू को नॉमिनेट किया गया है। यह एक मलयालम फिल्म है, ठीक है। तो भारत की ओर से ऑस्कर के लिए जल्लीकट्टी के अलावा शकुंतला देवी, शिकारा, गुंजन सक्सेना, भोसले, गुलाबो सिताबो, सीरियस मैन, बुलबुल, कामयाब, है ना, द पिंक स्काई समेत मराठी फिल्म बीटर स्वीट डिस्पॉइल भी रेश भी शामिल थी। खैर,
हम बात करेंगे जल्लीकट्टू की। जल्लीकट्टू का जो निर्देशन है ये किया है आपका लीजो जोजे पिल्सबेरी ने। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है बी बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2021 के लिए किस भारतीय फिल्म को एंट्री मिली है? साउंड प्रूफ, सेमलेस, नटखट, ट्रैप्ड। तो अगर आपने चूज किया है सेमलेस, बिल्कुल राइट है, आपका सही जवाब होगा सेमलेस। अच्छा, इसको बताइए सभी लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 नवंबर 2020 को प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया। ये कितने करोड़ की योजना है? बताइए, ये कितने करोड़ की योजना है? तो ये योजना आपकी 2447 करोड़ रुपए की है। आपका सही जवाब हो जाएगा 2447 करोड़ रुपए की योजना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारत डीप ओशन मिशन की शुरुआत करने वाला है। भारत डीप ओशन मिशन की शुरुआत करने वाला है जो सागरों महासागरों के जल के नीचे की दुनिया के खनिज, ऊर्जा और समुद्री विविधता की खोज करेगा। इसकी अनुमानित लागत क्या है? आपने पढ़ा होगा MOES, इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इस मिशन की जानकारी जो है आपका मॉस ने दी है। मॉस का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, और यह मिशन भारत के विशाल विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और महाद्वीपीय सेल्फ कॉन्टिनेंटल सेल्फ का पता लगाने का प्रयास को बढ़ावा देगा। इसकी लागत है करीब 4000 करोड़ रुपए। ठीक है ना, इसकी लागत है 4000 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2020 के लिए फीफा की फाइनल रैंकिंग लिस्ट में कौन सा देश आपका टॉप नंबर पे है? देखिए, फीफा की फाइनल जो रैंकिंग लिस्ट आई है, इसमें अगर हम बात करेंगे, नंबर 1 पर आपका बेल्जियम है। 27 नवंबर 2020 को एक लिस्ट जारी की गई थी। और इसमें नंबर 2 पर आप लोगों का कौन है, ध्यान रखिएगा, फ्रांस इसमें आपका दूसरे स्थान पर है। फ्रांस आपका दूसरे स्थान पर है। ब्राजील इसमें आपका तीसरे स्थान पर है। इंग्लैंड आपका इसमें चौथे स्थान पर है। भाई अगर हम बात करें भारत की, ठीक ना, तो भारत हमारा इसमें जो है इस रैंकिंग में, भारत की रैंकिंग है 109वीं फीफा रैंकिंग है। भारत की जो है 109वीं फीफा रैंकिंग है। जबकि 2019 की अगर हम बात करेंगे, 2019 में हमारा जो भारत था ये 108 नंबर पे था, 108वीं रैंक पर था। ठीक है ना, तो फीफा फाइनल रैंकिंग में नंबर 1 पर बेल्जियम है, नंबर 2 पे फ्रांस है, नंबर 3 पे ब्राजील है, नंबर 4 पे इंग्लैंड है। भारत जो है इस बार 109 नंबर पे है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रासायनिक युद्ध का शिकार करते हुए पीड़ितों की याद के दिन डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर को कब मनाया जाता है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 नवंबर को। ठीक है ना, तो रासायनिक युद्ध का शिकार हुए पीड़ितों की याद के दिन को कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 30 नवंबर को। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व एड्स दिवस आपका मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और इसकी थीम क्या है, अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि दोस्तों 2020 की थीम क्या है? विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी थीम है आप लोग की एच आई वी एड्स महामारी समाप्त करना। ठीक ना, HIV एड्स महामारी समाप्त करना, लचीलापन और प्रभाव है। ठीक ना, करना लचीलापन और प्रभाव है। क्लियर है? तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, 2020 की थीम है HIV एड्स महामारी को समाप्त करना और लचीलापन और प्रभाव है। चलिए 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे ये आपका कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस ये आपका मनाया जाता है 29 नवंबर को। ठीक है ना, तो जिनका भी आंसर आ रहा है 29 नवंबर बिल्कुल राइट है। इसे फिलिस्तीनी जनता के प्रति एकजुटता का अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1977 में स्थापित ये दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है
जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन को एक अरब देश और एक यहूदी देश में विभाजित करने का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, 29 नवंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस मेडिकल कॉलेज का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है? पीजीआई लखनऊ, ठीक ना, पीजीआई एमईआर चंडीगढ़, बोरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, या मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल और मेडिकल कॉलेज। इसका नाम क्या रख दिया गया है? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया इस कॉलेज का नाम। तो ये मेडिकल कॉलेज है और ये कॉलेज आपका बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? ये जो मेडिकल कॉलेज आपका है बेंगलुरु में है, ठीक ना, तो नोट कर लीजिएगा। और कर्नाटक सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर शहर के बोरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल में मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान के नाम पर रखा है। चलिए, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है कि राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है 27 नवंबर को। राष्ट्रीय अंगदान दिवस मनाया जाता है 27 नवंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या फिर डी। तो कैम्ब्रिज ने इस बार चुना था वर्ड ऑफ द ईयर 2020 क्वारंटाइन शब्द को, क्योंकि इसी शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा था। आपने देखा होगा कि इस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर इसलिए चुना गया क्योंकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ इस शब्द को सबसे अधिक बार सर्च किया गया है। क्वारंटाइन शब्द को सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया है, तो इस शब्द ने वर्ड ऑफ द ईयर के लिए लॉकडाउन और पैंडेमिक शब्द को भी पछाड़ दिया है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? प्यारे मित्रों, अब आप लोग बताइए, क्या आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्पल कुमार सिंह, टीना डाबी, गोपाल कृष्णन के, गायत्री कृष्णन बी। तो लोकसभा का जो नया महासचिव नियुक्त किया गया है, इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह जी है। ठीक है ना, ये है हमारे लोकसभा के नए सेक्रेटरी जनरल। तो सेक्रेटरी जनरल का रैंक और स्टेटस कैबिनेट सेक्रेटरी यानी कि भारत सरकार के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी के बराबर होता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष ओम बिरला जी, इन्होंने सीनियर IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह जी को लोकसभा और लोकसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हुई और ये आपके, ठीक ना, स्नेहलता श्रीवास्तव का स्थान लेंगे। उत्पल सिंह जी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। तो ये आपके बने हैं अब लोकसभा के नए महासचिव, सेक्रेटरी जनरल। क्या होता है सेक्रेटरी जनरल? देखिए, सेक्रेटरी जनरल की बात करेंगे, इस पर मौजूद व्यक्ति स्पीकर के कुर्सी के ठीक नीचे बैठे। आपने देखा होगा लोकसभा में ये आप लोग का क्या हो गए, लोकसभा में दोस्तों ये आपके अध्यक्ष हो गए, यहाँ पर आपके ओम बिरला जी बैठ गए। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अध्यक्ष की कुर्सी के ठीक नीचे बैठते हैं। तो महासचिव के चुनाव का विशेष अधिकार सदन के स्पीकर के पास होता है, जिसका चुनाव वो सदन के नेता और सदन के विपक्ष नेता को संज्ञान में लेकर करते हैं। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आ रहा है ए, उत्पल कुमार सिंह, ये है लोकसभा के नए महासचिव, नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको देखिए। वित्त वर्ष 2020 और 21 की पहली छमाही यानी कि अप्रैल से सितंबर में भारत का सबसे बड़ा FDI स्रोत कौन सा देश रहा? तो 20 और 21 में अगर हम बात करेंगे पहली छमाही में अप्रैल सितंबर में, तो भारत का सबसे बड़ा जो FDI सोर्स है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो इसमें आपका नाम आता है सिंगापुर का। और कितना रहा है करीब, अगर मैं सिंगापुर की बात करूं, सिंगापुर ने भारत में करीब 8.30 अरब डॉलर का,
तो इतने अरब डॉलर का जो है एफडीआई किया है। तो जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट है। वेरी गुड क्लास, बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित कि 2021 की पहली छमाही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा एफडीआई सोर्स कौन सा देश रहा। तो दूसरा सोर्स आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय होता है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान भारत के लिए प्रत्यक्ष फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के दूसरे सबसे बड़े स्रोत के तौर पर आपका उभरा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे तो इसने करीब जो है 7.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का 7.12 बिलियन डॉलर का एफडीआई लिया है। ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताएंगे। वित्त वर्ष 2020 और 21 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में कितनी गिरावट हुई है। तो जीडीपी में गिरावट जो हुई है ये हुई है आपकी 7.5%। तो अगर आपका आंसर 7.5% आ रहा है बिल्कुल राइट होगा। वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने सबसे तेजी से 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया है। तो ये है हमारे विराट कोहली चीकू जी, जिनका भी आंसर विराट कोहली आ रहा है बिल्कुल राइट है। दरअसल विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 22,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने अपनी 462वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया है। 462वीं पारी में इस मुकाम को हासिल किया है। कौन है आपके? विराट कोहली जी ने। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 2 दिसंबर को। तो जिनका भी आंसर 2 दिसंबर आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस अरब देश ने इजरायली विमानों को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी पहली बार दी है? आपको पता होगा कि सऊदी अरब ने इजराइल के सिविलियन एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। 1 दिसंबर 2020 को तेल अवीव और दुबई के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी और ये सभी उड़ानें सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र से गुजरेंगी। ठीक है ना। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फैसले से तेल अवीव से कई देशों की फ्लाइट्स में यात्रा करने वाले पैसेंजर के 3 से 8 घंटे तक बचेंगे और इससे भारतीयों को भी फायदा होगा। ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ है आपका सऊदी अरब देश ने। तो किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम बात करेंगे सीमा सुरक्षा बल। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस मनाया जाता है आप लोग का 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाया जाता है और अभी 2020 में इसने जो अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। इसने जो अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत पाकिस्तान भारत चाइना युद्धों के बाद बीएसएफ का जो गठन है ये कब किया गया था? अगर हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करेंगे तो इसका गठन जो है 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में किया गया था ताकि भारत की सीमाएं और उससे जुड़े मामलों की सुरक्षा की जा सके। अगर हम बात करेंगे बीएसएफ के महानिदेशक कौन है, तो आइए इसके डायरेक्टर जनरल कौन है यहाँ पर इसके, तो महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक हैं राकेश अस्थाना जी। श्रीमान राकेश अस्थाना जी इसके महानिदेशक है। और बीएसएफ का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। बहरीन ग्रांड प्री 2020 का खिताब किसने जीता? बहरीन ग्रांड प्री 2020 का खिताब जीता है आपके लुइस हैमिल्टन जी ने। तो जिनका भी आंसर आ रहा है लुइस हैमिल्टन बिल्कुल राइट है भाई। सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लास को आप लोग शेयर करते रहिएगा, क्लास को सपोर्ट करते रहिए। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, इसको बताइए।
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी का नया अध्यक्ष जो है आपका किसे नियुक्त किया गया है? रीता सतारा को, समीक्षा नारायण को, मीरा अहलुवालिया को, वर्षा जोशी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वर्षा जोशी। आईएएस अधिकारी वर्षा अभी मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग की संयुक्त सचिव यानी कि सीडीडी के पद पर थी और उनकी नियुक्ति जो है दिलीप रथ के स्थान पर की गई है, जिनका एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल 30 नवंबर 2020 को खत्म हुआ। जोशी की नियुक्ति 1 दिसंबर 2020 के अगले आदेश तक जारी रहेगी। ओके, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है, जिस पर अभी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वर्षा जोशी जी को? अगर मैं बात करूंगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, तो ये हेडक्वार्टर आप लोग का है गुजरात में, ठीक है ना। तो ये हेडक्वार्टर आपका है गुजरात में। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। देहरादून में सिंचाई की जरूरत को पूरा करने के लिए 29 नवंबर 2020 को झील का लोकार्पण किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों सूर्यधार झील। तो जिनका भी आंसर आ रहा है सूर्यधार झील, बिल्कुल परफेक्ट है। और उत्तराखंड की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य जी। बेबी रानी मौर्य जी उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। भाजपा के राज्यसभा सांसद अभय भारद्वाज की 1 दिसंबर 2020 को कोरोना वायरस की वजह से मौत हो जाती है। यह आपके किस राज्य से थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा गुजरात। तो जिनका भी आंसर गुजरात आ रहा है बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। सहकारी विकास निगम की पहल का 24 नवंबर 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अनावरण किया। उसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका सहकार प्रज्ञा, ठीक है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा सहकार प्रज्ञा। सहकार प्रज्ञा भारत में प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सहकारी क्षेत्र की क्षमता के विकास में मदद करने के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की एक पहल है और इस पहल के तहत किसानों के लिए 45 नए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए गए हैं, जिसमें आपका एनसीडीसी द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायत राज और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। और ये है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस आपका कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है आपका 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस आपका मनाया जाता है 2 दिसंबर को। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है और इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य गुलामी के सभी रूपों जैसे कि मानव तस्करी, यौन शोषण, ठीक ना, सबसे बुरे रूप वाला बाल श्रम, जबरन शादी, आपका सशस्त्र संघर्ष के दौरान बच्चों की सेना में जबरन भर्ती, तो इस तरीके से, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस जो है आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। हम मिलते हैं आप लोगों से बीएसए ट्री की क्लासेस में, तो बने रहिए और देखते रहिए आप लोग इस चैनल को भी। तब तक के लिए नमस्कार, जय बीएसए क्लास। और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।